जो एम कैट की तैयारी है वो एफएससी कंप्लीट करने के बाद शुरू करनी चाहिए या एफएससी के दौरान ही। उसके बाद सवाल आ जाता है कि हाउ टू प्रिपेयर एम कैट। देखिएगा कि रट्टा कभी भी आपके कॉन्सेप्ट्स पे गालिब ना आ जाए। ये ना हो कि आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसमें ऐसा मुमकिन नहीं है कि एग्जैक्ट पीटीबी की ही लाइन आए या एग्जैक्ट सिंध ही की लाइन आए। हो सकता है वो आपको कॉन्सेप्ट कैट में भी उसमें से मुझे एमसीक्यूज आए जो कि फेडरल की बुक में से थे, तो उनको प्रेफर करना चाहिए या कहीं और जाकर तैयारी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आई एम साद बुखारी फ्रॉम पाकपतन and Alhamdulillah I got admission in Nishtar Medical College Multan in my first attempt। नेशनल एमकेट में मेरे 174 मार्क्स हैं और एफएससी मैंने कैम्ब्रिज कॉलेज पाकपतन से की और इसमें मेरे 1091 मार्क्स हैं। मैट्रिक मेरी अल-अबरार मदीनतुल इल्म रहमानिया पाकपतन से है और उसमें मेरे 1062 मार्क्स। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुछ अपनी रूटीन 2021 में नेशनल एमकेट के दौरान और कुछ आपको टिप्स दूंगा कि 2022 के एमकेट में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप में से कोई नया है और उसको नहीं पता कि एमकेट क्या चीज़ है, तो मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि एमकेट स्टैंड्स फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी अक्सर ममालिक में ये टेस्ट होता है। जो भी बच्चे MBBS या BDS में दाखिला लेना चाहते हैं तो उनको अपनी एफएससी या ए लेवल के बाद ये टेस्ट देना होता है और इसमें जो बच्चा जितना अच्छा स्कोर करता है वो अपने पसंद के कॉलेज में जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल जो किसी भी फ्रेशर के जहन में आता है वो ये है कि हम एमकेट की तैयारी किस वक्त स्टार्ट करें। आया कि हमें जो एमकेट की तैयारी है वो एफएससी कंप्लीट करने के बाद शुरू करनी चाहिए या एफएससी के दौरान ही, जैसे बाद अकेडमी स्टार्ट कर देती है। तो मैं आपको अपने बारे में भी बताऊंगा और जो मैं चाहूँगा कि आप इसको फॉलो करें वो यही है कि देखें जैसे पहले 2020 से पहले तक हमारे जो सीनियर्स थे उनको एमकेट की तैयारी के लिए 3 से 4 माह का वक्त मिला करता था। तो 3 से 4 माह जो टाइम था वो एक अच्छा टाइम था जिसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर लिया करते थे। लेकिन अब जैसे आपने देखा होगा 2021 में भी सिर्फ 1 माह था मोस्टली स्टूडेंट्स के पास। उसके बाद एमकेट स्टार्ट हो गया और फिर एमकेट पूरा 1 मंथ चला। पूरा सितंबर का माह एमकेट होता रहा और किसी को 1.5 माह मिला, किसी को पौने 2 माह मिले। तो अगर फ़र्ज़ करें हम कि किसी को पूरे 2 माह भी मिल गए हों तो 2 माह जो हैं वो एमकेट की तैयारी के लिए बहुत कम है। लेकिन जो करने वाले होते हैं वो कर भी लेते हैं। जैसे इस दफ़ा भी जिनका भी एडमिशन हुआ है आखिर उन्होंने भी 2 माह में तैयारी की ही है। तो बात ये हो रही थी कि एफएससी के दौरान तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जब आप अपने फर्स्ट ईयर करें और सेकंड ईयर करें तो उस वक्त ही अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना मजबूत कर लें कि आपको कम से कम एमकेट में जाके दोबारा कॉन्सेप्ट्स को रीबिल्ड करने की ज़रूरत ना पड़े। आपके कॉन्सेप्ट्स पहले इतने अच्छे होने चाहिए। फिर दूसरा ये कि जो अर्ली प्रेप सेशन है मैं आपको सबको सजेस्ट करूँगा कि उसको लाजमी ज्वाइन किया करें। दिस इज़ क्वेतुलैन। मैंने उस्ताद फाउंडेशन जो एमडी कैट की प्रिपरेशन करवा रहा है उसके बैच 1 को ज्वाइन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस बहुत अच्छी जा रही हैं। हर लेक्चर में हमें कुछ ना कुछ ऐसे न्यू पॉइंट्स ज़रूर मिलते हैं। टीचर्स बहुत ही काइंडली और बहुत पोलाइट वे में पढ़ाते हैं। लगता ही नहीं है कि हम लोग ये ऑनलाइन ले रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से एक फ़िज़िकल क्लास की तरह ही वो पढ़ाते हैं। अगर हम घर बैठकर ऑनलाइन एक एमडी कैट की प्रिपरेशन करना चाहें तो उस्ताद फाउंडेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। साद की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं उससे पहले आपके लिए एक शॉर्ट सा मैसेज है। साद को भी अभी आपने सुना, उसने कहा कि आपको एफएससी के साथ साथ एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर अभी आप 2022 का स्केड्यूल देखें भी तो आई थिंक 18 जून से आपके एफएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और जून के लास्ट में आपके एफएससी एग्ज़ाम एंड होंगे। उसके बाद जुलाई और 15 अगस्त से एमडी कैट स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1.5 मंथ है आपके पास एमडी कैट की तैयारी के लिए, जो कि इंतहाई कम है। तो अभी आपके लिए सजेशन यही है कि आप एमडी कैट की तैयारी साथ साथ ज़रूर स्टार्ट करें। 12th जो है एफएससी एग्ज़ाम्स तक आप 12th एमडी कैट की तैयारी करें और साथ आपकी जो है एफएससी की तैयारी अच्छी होगी और एफएससी बोर्ड एग्ज़ाम्स भी अच्छे होंगे।
सेकंड, ये फीमेल स्टूडेंट का आपने फीडबैक देखा उस्ताद फाउंडेशन प्लेटफॉर्म के बारे में। ये हमारे एमडी कैट सेशन में रजिस्टर है और एमडी कैट की तैयारी कर रही है। तो इस स्टूडेंट ने कहा कि ऐसे लगते हैं जैसे फिजिकल क्लासेस ले रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस तरह से डिज़ाइन है, आपको ऐसे लगता है जैसे प्रोफेसर आपके सामने बैठे हुए हैं, आई टू आई आपका कॉन्टैक्ट हो रहा होता है और साइड पर डिजिटल फॉर्म में बोर्ड शो हो रहा होता है। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप संडे सेशन में जाएँ और फिजिकल कहीं जाके टाइम वेस्ट करें। हमारे सेशन में आपको बहुत से बेनिफिट्स होंगे, जिसमें से मेन आपको बता देता हूँ। एक तो आप अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो सा टॉपिक आप एफएससी में प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप एमडी कैट का लेक्चर ले सकेंगे। और सेकंड, आपकी एक्सेस टिल एमडी कैट होगी। वैसे आप संडे सेशन में किसी में जाएंगे तो आपको अभी अर्ली प्रेप सेशन की अभी फ़ी अलहदा देनी पड़ेगी, उसके बाद रेगुलर सेशन होगा उसकी आपको अलहदा फ़ी देनी पड़ेगी और फ़ी भी उनकी 40-50,000 होती है। तो हमारे सेशन का आपको बेनिफिट ये है कि अभी आप हमारे सेशन में रजिस्टर करेंगे, आपकी अर्ली प्रेप ड्यूरेशन में भी प्रिपरेशन होगी, एफएससी एग्ज़ाम्स दे के उसके बाद भी आपकी एक्सेस जो है टिल एमडी कैट रहेगी और फ़ी जो है इसी फ़ी में आपको टिल एमडी कैट एक्सेस दी जा रही है। और हमारे पास बहुत से स्टूडेंट रजिस्टर हैं और एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे डेमो लेक्चर्स के लिंक होंगे, उस पर आप जाके डेमो लेक्चर्स देखें और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का वहाँ पे आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके रजिस्टर भी कर सकते हैं। इसमें लेक्चर्स भी होंगे, उसके बाद टेस्ट सेशन भी होंगे, टेस्ट की वीडियो डिस्कशन भी होगी और आपकी मुकम्मल एमडी कैट की तैयारी कराई जाएगी। कि देखें, जब भी एक फ्रेशर एम कैट में आता है ना, तो पहले 1-1.5 हफ्ता तो वो यही सोच में लगा रहता है, यार ये किस तरह का है। हमने तो अपनी एफएससी में जब ये टॉपिक पढ़ा हमने तो इसको ऐसे सोचा ही नहीं, हमने तो इस तरह के ट्रिकी एमसीक्यू सॉल्व किए ही नहीं। तो ये चीज़ समझने में एक स्टूडेंट जो है वो 1 से 2 हफ्ते ज़ाया कर देता। लेकिन जो बच्चे संडे सेशन ले रहे होते हैं, चाहे आपको संडे सेशन में उस तरह समझ ना आए जैसा कि एक रेगुलर सेशन में आती है, लेकिन फिर भी जब तक आप अपनी एफएससी कंप्लीट करेंगे आपको कम से कम ये पता चल चुका होगा कि एम कैट चीज़ क्या है, एम कैट में किस तरह के सवाल आते हैं, इसमें टाइम को किस तरह मैनेज करना होता है। एक फ़ायदा मुझे उसका ये भी हुआ कि उसकी कुछ ट्रिक्स मैंने अपने एफएससी के पेपर्स में भी यूज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किए एफएससी में। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि एम कैट की तैयारी जो है वो आप ड्यूरिंग एफएससी ही स्टार्ट कर दें। और जैसे कि इस दफ़ा भी आपको पता है पीएमसी ने अनाउंस कर दिया है कि 15 दिन जो है वो अगस्त के माह में होगा एम कैट, फिर 5 दिन का गैप आएगा, फिर 15 दिन जो है वो अगले 15 दिन भी एम कैट होता रहेगा। यानी कि इस दफ़ा भी पूरे 1 माह ही एम कैट ने चलना है। और यही लगता है अभी भी कि टाइम बहुत कम मिलेगा स्टूडेंट्स को। तो एक बात और जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि आपने परेशान नहीं होना, आपने रोना नहीं शुरू कर देना कि यार मुझे 1 माह मिला है, मेरे दोस्त को 1.5 माह मिल गया है। यकीन जाने कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप 1 माह में उतना अच्छा काम कर लेते हैं जितना लोगों ने 2 माह में नहीं किया होता। बाद दफ़ा कोई समझ रहा होता है कि यार मेरे पास तो 2 माह है, मैं अभी कर लूँगा, अभी कल कर लूँगा। उसकी कल 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 आते-आते जो है उसके एम कैट के दिन आ जाते हैं, लेकिन वो सही तरह से तैयारी नहीं कर पाता। रिकमेंड करूँगा कि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें जिसका ऑनलाइन सेशन बहुत अच्छा हो, क्योंकि आपको पता है कि अब लास्ट ईयर से एम कैट जो है वो ऑनलाइन हो गया है। तो अब अगर आप अब भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे जो आज भी आपसे बबल फिल करवा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि जब आप नेशनल एम कैट देने जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आप बड़े आराम से कर लेंगे, क्योंकि आप एक दफ़ा घबराएंगे कि पता नहीं इस सिस्टम को ऑपरेट कैसे करना है। उसके बाद सवाल आ जाता है कि हाउ टू प्रिपेयर एम कैट। तो देखें, प्रिपरेशन के तरीके जो हैं वो हर बच्चे का मुख्तलिफ होता है। मैं आपको नहीं कहूँगा कि जिस तरीके से मैंने तैयार किया या जिस तरीके से किसी टॉपर ने तैयार किया आप उसी तरीके से तैयार करें एम कैट और आप उसी तरीके से पास हो सकेंगे वरना फेल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप उस तरीके से एम कैट को प्रिपेयर करें जिसमें आप ख़ुद को कंफर्टेबल पाएँ। तो अगर आप कोई चीज़ लिख कर याद करने में ख़ुद को कंफर्टेबल फ़ील करते हैं तो आपको लिखना चाहिए, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए, आपको रजिस्टर्स रखने चाहिए जिसमें आप हर एक इम्पॉर्टेंट बात लिखें। लेकिन अगर आपको जो है दूसरे से डिस्कस करके चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह याद हो जाती है तो आपको लाजमी कोई अपना एक दोस्त ऐसा
होना चाहिए आपका, जिसके साथ आपने कहा हो कि भाई मैंने तो रोज़ आपके साथ एक ना एक टॉपिक डिस्कस किया करना है। जैसे मैं अपनी मिसाल दूँ अगर, तो मुझे चीज़ें तब आसानी से याद होती थी जब मैं इन्हें किसी दूसरे के साथ डिस्कस कर लिया करता था, किसी दूसरे को कोशिश किया करता था कि यही टॉपिक समझा सकूँ। क्योंकि जब मैं अपने ही किसी कैलिबर के स्टूडेंट को वो चीज़ें समझाता था और वो मुझसे काउंटर क्वेश्चनिंग करता था, तो इससे बहुत सारे मेरे अपने डाउट्स क्लियर हो जाया करते थे। उसको भी बहुत कुछ समझने को मिल जाया करता था। तो जो तरीका आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, तो आप उसको अपनाएँ। फिर अगर हम सब्जेक्ट वाइज़ बात करें, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है और जिसमें सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, वो है बायो। तो बायो में अक्सर लोग यही कहते हैं और मेरा भी यही मानना है कि रट्टा बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि रट्टा कभी भी आपके कॉन्सेप्ट्स पे गालिब ना आ जाए। ये ना हो कि आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं है और आपने अंधाधुंध रट्टा लगाया हुआ है। तो अगर आपने 2021 के पेपर देखे हों पीएमसी के, तो आपको ये पता चल गया होगा कि पीएमसी ने इस दफ़ा रट्टे वाली चीज़ को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। एक वक्त था जब स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ बुक की लाइन आती थी, जैसे यूएचएस पंजाब में लिया करता था, तब तो एमकेट जो है वो प्रोविंशियल लेवल पर हुआ करता था ना, अब तो नेशनल लेवल पर हो गया है। अब आपके पास फेडरल की बुक्स भी इसमें इंक्लूड हैं, केपीके की भी, बलूचिस्तान की भी, सिंध की भी। तो इसमें ऐसा मुमकिन नहीं है कि एग्जैक्ट पीटीबी की ही लाइन आए या एग्जैक्ट सिंध ही की लाइन आए। हो सकता है वो आपको कॉन्सेप्ट दे दे। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, तो जो मेरा एमकेट था, मेरे एमकेट का जो पेपर था, उसमें बुक्स की लाइंस जो थी वो ज़्यादा नहीं थी, उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस ज़्यादा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर कहूँ तो मैं रट्टे में कमज़ोर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट्स मेरे अच्छे थे, तो मैंने उनको ईज़िली सॉल्व कर लिया। तो लेकिन आपकी जो अपनी प्रोविंस की बुक है ना, आपको वो अच्छी तरह आनी चाहिए। अगर आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, वेल एंड गुड है, आपको अपने पंजाब की बुक बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। आपको एक-एक लाइन याद हो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर बगैर कॉन्सेप्ट्स के करेंगे तो आप 2-3 दिन या 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता उस चीज़ को याद रख सकेंगे और एट द एंड जब आप पर बर्डन पड़ेगा और जब आपने सारा अपना सिलेबस सम अप करना होगा आखिरी 3-4 दिनों में एमकेट के, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप रट्टे की वजह से भूल जाएंगे। तो रट्टा होना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट उस पर गालिब होने चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं सिंध के या बलूचिस्तान के, तो पहले अपने प्रोविंस की बुक करने के बाद मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, फेडरल की बुक आप एक दफ़ा लाजमी पढ़ लें। ये ना कीजिएगा कि अब आप उसको भी रटने बैठ जाएँ, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। ज़ाहिर-सी बात है, फेडरल के स्टूडेंट्स ने वो बुक 2 सालों में पढ़ी है और आपके पास शायद 2 माह भी ना हो उस बुक को पढ़ने के लिए। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा उसको। इससे क्या होगा कि बहुत सी जो चीज़ें आपकी बुक में नहीं होंगी, वो आपको पढ़ने को मिल जाएँगी। और मैं जैसे मिसाल देता हूँ, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड जो है, इसकी बुक में एंजाइम्स का चैप्टर जो है बायो का, वो इतना ज़्यादा वसी पैमाने पर नहीं है। तो वो अच्छी तरह करने के बाद मैंने फेडरल की बुक से एंजाइम्स का चैप्टर कम्प्लीटली रीड आउट किया और मुझे 2-3 दफ़ा उसको रीड आउट करने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह एमकेट में भी उसमें से मुझे एमसीक्यूज़ आए जो कि फेडरल की बुक में से थे। और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने वो फेडरल से पढ़ लिए थे, तो आज मैंने ये अटैम्प्ट कर लिया। तो इसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री जो है वो तकरीबन ज़्यादातर बोर्ड्स की वो सिमिलर है। उसमें आपको एज़ सच इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप सिंध को भी देखें, आप फेडरल को भी अच्छी तरह पढ़ें। आपने अगर अपने प्रोविंस को अच्छी तरह कर लिया तो वो इनफ है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो अगर आप किसी एकेडमी से मुंसलिक हैं, जो कि मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगा कि आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि टीचर्स का साया होना इस सेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे कुछ बच्चे जो हैं वो घर पर भी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन बहुत से मेरे जैसे बच्चों को किसी न किसी मेंटोर की ज़रूरत होती है और मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करूँगा जिन्होंने इस थ्रू आउट इस सेशन में मेरी मदद की। तो केमिस्ट्री अगर आपकी अपनी प्रोविंस की आपको अच्छी तरह आती है, तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी है। ख़ास तौर पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर वाज़ेह अबूर होना चाहिए।
आपको पता होना चाहिए कि आपने अल्कीन को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करना है और फिर अल्कोहल को रिवर्स अल्कीन में कैसे कन्वर्ट करना है, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होगा, टेम्परेचर कितना देना है, प्रेशर कितना देना है, जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। अब हम अगर केमिस्ट्री के बाद बात करें फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स में पहले तो बुक लाइन्स नहीं आया करती थी, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आया करते थे, लेकिन इस दफ़ा जो मेरा पेपर था उसमें मैं ये कहूँगा कि हाफ़ हाफ़ चीज़ें थी। कुछ साइंसदानों के मुतालिक भी पूछा हुआ था, कुछ इक्वेशंस भी पूछी हुई थी और कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे हुए थे। लेकिन फ़िज़िक्स में असल में जो ट्रिक्स हैं वो बहुत आपको हेल्पफुल रहती हैं कि जैसे पैरेलल और सीरीज़ में रेजिस्टेंस है, रजिस्टर लगा हुआ है तो उस पे आपने कौन सा फार्मूला शॉर्टकट में यूज़ करना है, क्योंकि आपके पास कंप्लीट कैलकुलेशन का टाइम तो होता नहीं है और ना ही आपको वहाँ कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है, तो वहाँ ट्रिक्स आपके बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो फ़िज़िक्स में अक्सर बच्चे जो हैं वो ट्रिक्स और फार्मूलाज को याद तो कर लेते हैं, लेकिन उनमें एक खामी रह जाती है, वो इस चीज़ को एज्यूम करना भूल जाते हैं कि कौन सा फार्मूला किस जगह पर लगना है। अब देखें, अक्सर एमकेट के पेपर में ऐसे होता है कि वो आपको स्टेटमेंट में 3-4 चीज़ें दे देता है, जबकि आपको जो है सिर्फ एक चीज़ की ही ज़रूरत होती है। तो 1-2 चीज़ें वो आपको एक्स्ट्रा इसलिए दे देता है ताकि वो आपको तंग कर सके और आपको उलझा सके, आपको किसी गलत डायरेक्शन में ले जाए। तो आपको फ़िज़िक्स में ये चीज़ अज़बर होनी चाहिए कि कौन सा फार्मूला किस सिचुएशन में लगना चाहिए। अब अगर फ़िज़िक्स के बाद हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश को जो है वो तो टेक्स्ट बुक के साथ उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंग्लिश टोटली बेस करती है ग्रामर पर, और यकीन जाने एमकेट के सेशन में इंग्लिश ग्रामर के जितने रूल्स आपको सीखने को मिलते हैं, शायद ही आपने कभी 9th 10th या फर्स्ट या सेकेंड ईयर में सीखे हों। तो इंग्लिश में तो टेक्स्ट बुक का कोई मसला है ही नहीं, इंग्लिश में सिर्फ जो है वो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर कैसे अच्छी होती है? बार बार प्रैक्टिस करने से अच्छी होती है, एक्सेप्शनल केसेस देखने से होती है। आपको बहुत वसी पैमाने पर सोचना पड़ता है कि इस सवाल में मुझे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, या अगर इस तरह का सवाल आया जैसे इंग्लिश में आता है कि आपको 4 जुमले दे दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि इसमें से सही कौन सा है, तो आपको सोचना पड़ता है कि अगर बाकी सही नहीं है तो वो क्यों सही नहीं है, और वो आपको तभी पता चलेगा कि इसमें क्या गलती है जब आपके ग्रामर के रूल्स अच्छे होंगे। जैसे पंक्चुएशन है, वो आपको पता होना चाहिए, कोमा कहाँ पे यूज़ होता है, सेमी कोलन कोलन का क्या यूज़ है, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है, ये सारे कहाँ पर यूज़ होते हैं। ये सारा जो है इंफॉर्मेशन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस की अलग होती है और प्रिपरेशन के लिए नोट्स वाइज अलग होती है। उससे क्या होता है कि आपका जो काफ़ी टाइम होता है नोट्स लिखने में, वो भी बच जाता है। तो मैंने वो भी परचेज़ किया और उसको भी थोरोली स्टडी करने की कोशिश की, जितना मैं 1-1.5 माह में कर सका। और इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मैंने एक जॉइन किया हुआ था, उस्ताद फाउंडेशन का, उस पर भी मैं MCQ सॉल्व करता रहता था। मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ और टॉपिक पढ़ते हुए मुझे आधा घंटा 45 मिनट हो गए और मैं चाहता हूँ मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, मैं थोड़ा थक गया, तो मैं ब्रेक लेने, तो यही मेरी ब्रेक हुआ करती थी कि मैं जो है, जो मैंने अलहदा से पेजेस निकाले हुए थे MCQ सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व कर लिया करता था। तो ऐसे में मेरा थोड़ा सा अटेंशन भी दूसरी तरफ चली जाया करती थी, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाया करता था और थोड़े से MCQs की प्रैक्टिस भी हो जाया करती थी। तो फेडरल की बुक्स भी मैंने कोशिश की थी कि मुझे हार्ड फॉर्म में ही मिल जाएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी गई थी। तो अगर इसके बाद हम बात करें कि स्केड्यूल किस तरह मेंटेन रखना चाहिए, तो उसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि 2 चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है। पहली बात आपके स्टडी आवर्स, और दूसरी बात आपके स्लीप आवर्स, कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं और आप कितनी देर सो रहे हैं। मैं आपको ये सजेस्ट हरगिज़ नहीं करूँगा कि आप सिर्फ 4 घंटे सोएं या 5 घंटे सोएं, क्योंकि मैं अपनी मिसाल दूँ तो अगर मैं किसी दिन 4 से 5 घंटे सोता था और अगले दिन जाके क्लास अटेंड करता था, तो मैं क्लास में भी सो ही रहा होता था,
क्योंकि इंसान की नींद पूरी ना हो तो वो अटेंटिव नहीं होता, वो अपनी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाता। जब आपका फोकस नहीं होगा आप कोई चीज़ याद नहीं कर सकेंगे, और एम कैट तो सारी गेम ही फोकस की है। तो अगर आप 6 घंटे या 6.5-7 घंटे सोते हैं तो ये ठीक है, कोई इसमें इतनी बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप 8, 10, 12 घंटे सोते रहें। ऐसा भी नहीं है, आपको 6 से 7 घंटे सो लेना चाहिए, और साइंस के मुताबिक भी 6-7 घंटे की नींद जो है एक आइडियल नींद है, जिसमें आप खुद को फ्रेश महसूस करते हैं। तो ये तो हो गए स्लीप आवर्स, और दूसरे हो गए स्टडी आवर्स। अगर स्टडी आवर्स की बात करें तो कम अज़ कम भी जो है ना एम कैट के पीरियड के दौरान आपको 12 घंटे, 10 से 12 घंटे आपने स्टडी करनी ही करनी है, क्योंकि पहले ही आपके पास 1 माह है। 1 माह में आपने वो सारी चीज़ें कवर करनी है जो आपने 2 साल में पढ़ी, और वो भी कवर करनी है जो आपने 2 साल में पढ़ी ही नहीं। तो इसके लिए 10 से 12 घंटे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो सुबह 6 से रात 12 बजे तक आपके पास 18 घंटे हैं। इस 18 घंटे में आपने खाना भी खाना है। सबसे इम्पोर्टेंट, नमाज़ें आपकी नहीं छूटनी चाहिए। जो अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक़ है ना वो बना रहना चाहिए। आपको फिज़िकली और मेंटली तो स्ट्रॉन्ग रहना ही है, आपको ख़ुद को स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पे भी आपको ख़ुद को मज़बूत बनाना है। तो अगर आपके पास 18 घंटे हैं, इसमें 12 घंटे तो आप स्टडी के निकाल लें मिसाल के तौर पर, और आपके पास 6 घंटे रहते हैं, उसमें आपने 3 टाइम खाना खाना है, आधा आधा घंटा आप वो निकाल दें। बीच में आपको 1 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक चाहिए होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कंटिन्यूस स्टडी जो है वो पॉसिबल नहीं है। हम इंसान हैं, हम कोई मशीन नहीं है जो कंटिन्यूस काम करते रहें। हम सबको जो है वो आराम की ज़रूरत है, और अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, इतने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर इसको स्ट्रेस में ले लेते हैं कि जब उनका पेपर का वक्त करीब आता है तो वो बीमार हो जाते हैं, या फिर सेशन जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं वो तो बेहोश हो जाते हैं, या इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले चुके होते हैं कि अपनी सेहत को इतना गिरा चुके होते हैं कि उनसे वहाँ पर जो स्ट्रेस है वो बर्दाश्त ही नहीं होता। तो स्टडी और अगर आपने 12 घंटे मेंटेन करने हैं तो बीच में आपको कोई ना कोई ब्रेक लाजमी रखनी चाहिए। कोई आधा 1 घंटा, ये नहीं मैं कहूँगा 2 घंटे, आधा घंटा 1 घंटा आपके पास जो है वो कुछ खेलने के लिए। ये नहीं कि आप गली मोहल्लों में निकल जाएं और कहें आओ यार आज मैंने जल्दी काम कर लिया है, आज ये क्रिकेट का मैच लगा लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडोर गेम्स अपने बहन भाइयों के साथ खेल लें। तो 12 घंटे अगर आप प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, और अगर हाँ स्टडी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपकी फोकस्ड स्टडी हो। ये ना हो कि भाई ये मैंने किताब रखी हुई है और किताब के नीचे मैंने मोबाइल रखा हुआ है, इधर से मेरे दोस्त का मैसेज आया है, साथ कितना काम कर लिया, मैं उसको रिप्लाई करने बैठ गया, या वो मुझे कह रहे यार मेरा तो सारा हो गया, तेरा कितना हो गया, तब मैं परेशान होकर बैठ गया। जितनी आपके स्टडी आवर्स हैं वो आपके खालिसतन आपके स्टडी आवर्स ही होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैंने इसको इतने टाइम लिमिट में कर लेना है। अगर आपका टाइम लिमिट इंक्रीज़ भी हो जाता है, मिसाल के तौर पर मुझे एक टॉपिक को याद करते हुए 1 घंटा लगता है, अगर 1 घंटे से मुझे 2 घंटे लग गए उसको याद करते हुए, तो मुझे खुद से ये सवाल करना चाहिए कि मुझे 2 घंटे क्यों लगे। अगर तो मैंने इसमें प्रैक्टिस को बढ़ाया है, अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा बिल्ड कर लिया है, या टॉपिक मुश्किल था, मेरी सोच से ज़्यादा टाइम लग गया, तब तो वेल एंड गुड है, कोई मसला नहीं। आपको तो एक्स्ट्रा टाइम लगा है तो आपको देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो देखिए अक्सर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस को दूर करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एम कैट के दौरान आप वो थेरेपीज़ तो नहीं ना कर सकते, आपको इतना टाइम नहीं है वो स्ट्रेस दूर करने के लिए। स्टडी का स्ट्रेस दूर तब होता है जब आप मोटिवेटेड रहते हैं, आप खुद को मोटिवेट रखें। मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल लेता हूँ कि मैं किस चीज़ से मोटिवेट हुआ करता था। मैं इस चीज़ से मोटिवेट था कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए एक ख्वाब देखा है, तो मैंने इस ख्वाब को हकीकत में बदल कर रहना। ये जो अंदर से निकलती थी ये बात, ये हमेशा मेरे अंदर एक नया जज्बा और वलवला पैदा करती थी कि साथ तुमने कुछ करके दिखाना है। वालिदैन ने अगर कुछ सोचा है तो उसको पाया तकमील तक
पहुँचा कर रहना। और दूसरा जो चीज़ स्ट्रेस कम करती है वो तो ज़ाहिरी बात है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह दी है कि जो दिलों का सुकून है वो मेरे ज़िक्र में ही है। तो कोशिश करें अपनी स्टडी को ज़रूर वक्त दें, और देना भी चाहिए, लेकिन इतना वक्त ना दें कि आपकी नमाज़ें ही रह जाएं, आपको अपनी नमाज़ों की होश ना हो। नमाज़ें ज़रूर पढ़ें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, अल्लाह ताला के साथ एक राब्ता ज़रूर इस्तेवार रखें। और वैसे भी जब आप हर वक्त वज़ू में रहेंगे तो आपको इधर उधर के ख़यालात भी कम आएंगे। जैसे नमाज़ें पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने जैसे कहा इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, के नमाज जो है वो फहाशी और इस तरह की दूसरी चीज़ों से इंसान को बचाए रखती है। और अब तो ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि जब आप वज़ू के ज़रिए अपना चेहरा धोते हैं और मसा करते हैं तो आपके ब्रेन का स्ट्रेस जो है वो कम होता है और आप रिलैक्स फील करते हैं, एक्टिव होते हैं। तो अल्लाह ताला के साथ जो एक राब्ता है यही आपके स्ट्रेस को कम कर सकता है। दूसरा, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखने के बाद आपको ख़ुद पर यकीन होना चाहिए कि अगर मैं ये मेहनत कर रहा हूँ तो ये रायगा नहीं जाने वाली। अल्लाह ताला किसी की मेहनत रखते नहीं है, हर किसी को उसकी मेहनत का अजर मिलता है। अगर आज कोई मेहनत करने के बाद भी एमकेट में कामयाब नहीं होता तो वो ये ना समझे कि उसकी मेहनत रायगा गई। अल्लाह ताला ने एक नेकी का अकाउंट खोला हुआ है आपका, और उसमें आपकी ये सारी मेहनत जमा हो रही है, और यकीनन आपको इससे किसी अच्छी फॉर्म में मिलेगी। कभी भी आपने एमबीबीएस को अपना एंड नहीं बना लेना, आपके पास एक ऑप्शन और होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप एमकेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके हैं तो आप ख़ुदकुशी की हद तक पहुंच जाएं। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अपने स्ट्रेस को कंट्रोल रखें। ठीक है, ये एक नॉलेज है, आप ये एक टेस्ट है, आपने कर लिया, वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं भी कर सके तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हमें होम टाउन को प्रेफर करना चाहिए या कहीं और जाकर तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो दोस्तों को भी मैंने देखा जिन्होंने बाहर जाकर तैयारी की, तो देखें होम टाउन को हमेशा प्रेफर करना चाहिए। अगर आपको वहाँ पर कोई अच्छी अकेडमी मिल रही है, आपके एरिया में है, स्टेप के स्टार इनफ है, अगर आपको होम टाउन में मिल रही है तो लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। क्योंकि देखें घर में आप कंफर्टेबल होते हैं और इसके अलावा जो है आप एक पुरसकून माहौल में रहते हैं, बजाय इसके कि आप किसी रिलेटिव के घर जाएं या कहीं और हॉस्टल लें तो वहाँ आपको अपने कपड़ों की टेंशन लेनी होगी, आपको खाने की टेंशन लेनी होगी और इस तरह के दीगर अखराजात हैं, और इंसान ख़ुद भी बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको, ये सारा सुकून जो है वो सिर्फ अपने घर में ही मिल सकता है। हाँ, अगर आप किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर ये अकेडमीज़ नहीं है और आपको अच्छी जगह पढ़ने का शौक़ है तो फिर आपको चले जाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये कहें कि मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपने स्ट्रेस को कैसे कम करना है, तो उसका जो मेथड मैंने अपनाया था वो ये था कि ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर कोई एमसीक्यू आपका रॉन्ग हो गया या आपको नहीं आता, कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपने एक सवाल गलत कर लिया और उसकी टेंशन से जो अगले 10 सवाल आपको आते थे आप वो भी गलत कर बैठें। जो गलत हो गया उसको छोड़ दें, आगे मूव करें। क्योंकि अगर आप एक एमसीक्यू को लेके ही बैठ गए और सारा टाइम उस पर ज़ाया कर दिया, उसकी फ़िक्र में लगा दिया, तो आप आगे परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ये ना हो एक नंबर कम होने की टेंशन में आप अपने 10-20 नंबर और कम कर बैठें। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और आपको बात बताऊँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। तो यूएचएस की तरफ से हुफ़ाज़ को एक बेनिफिट मिलता है कि 20 मार्क्स जो हैं वो इनके एग्रीगेट में ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि 0.7 पर समथिंग का इंक्रीज़ ले आते हैं आपके एग्रीगेट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूएचएस की तरफ से मेरा हिफ्ज़ का टेस्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो क्लियर किया। तो मेरा पहले जो एग्रीगेट था वो 90.4 था और 0.7% ऐड होने के बाद ये तकरीबन 91.2 के करीब हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह 1000 स्टूडेंट्स को मैंने क्रॉस कर लिया सिर्फ हिफ्ज़ के मार्क्स की वजह से। तो जो हुफ़ाज़ होते हैं उनको एक बेनिफिट ये ज़रूर मिल जाता है। और अगर आप में से कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है हाफ़िज़ कुरान है तो मैं लाज़मी आपको सजेस्ट करूँगा कि अपनी मंजिल को इतना पुख्ता रखिएगा कि आप बआसानी वो टेस्ट पास कर सकें। कहीं ऐसा ना हो
कि MCAT और FSC के दौरान आप अपने हिफ्ज़ को, अपने कुरान पाक की मंजिल को बहुत कमज़ोर कर बैठें कि आप वो टेस्ट भी पास ना कर सकें। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि इसमें बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकूं, लेकिन अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मेरे से मेरी इंस्टा ID पर सवाल कर सकते हैं @साद बुखारी पर। तो मुझे दें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।